अच्छा दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन में 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक है क्रिएटिविटी और दूसरी है टेक्निकल नॉलेज। दोस्तों, टेक्निकल हवाले से अगर बात की जाए, तो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर स्केल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। स्केल से मेरी यहाँ पे मुराद है किसी भी चीज़ को मेज़र करना। दोस्तों, एक मिसाल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई घर बनवाना है और अपने घर के लिए आप आर्किटेक्ट के पास नक्शा बनवाने जाते हैं। तो मुझे ज़रा ये तो बताइए कि आप उस आर्किटेक्ट को सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे? जी, आप उसको ये बताएँगे कि आपके घर का स्केल क्या है। पोस्टर की एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। अब पोस्टर मिसाल के तौर पे एक दीवार पे लगना है। ज़ाहिर-सी बात है कि उसका जो साइज़ होगा वो उसी दीवार के हवाले से डिसाइड किया जाएगा, जिस दीवार के ऊपर उसको प्रिंट होने के बाद जाके लगना है। अब पोस्टर डिज़ाइन करने से पहले हमें उस पोस्टर का उस वॉल के हिसाब से स्केल का अंदाज़ा लेना होगा और उसी स्केल के ऊपर उस पोस्टर को डिज़ाइन करना होगा। अदरवाइज़ जब वो पोस्टर प्रिंट होके आएगा, तो वो उस दीवार के हवाले से छोटा या बड़ा हो सकता है। दोस्तों, ग्राफिक डिज़ाइन के जो 2 बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के हवाले से ना सिर्फ नॉलेज होना ज़रूरी है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अपने डिज़ाइंस के अंदर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको खाने की कोई डिश तैयार करनी हो। अब आपको कौन-सी 2 चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होंगी? नंबर 1, आपको चाहिए होंगे इंग्रीडिएंट्स और नंबर 2, आपको चाहिए होगी रेसिपी। जी हाँ, इंग्रीडिएंट्स आपको प्रोवाइड करेंगी वो मटेरियल जिसके ज़रिए आप वो डिश बना पाएँगे, और इसी तरह से रेसिपी से आपको वो तरीका मालूम होगा जिसके ज़रिए से आप उस डिश को तैयार कर सकते हैं। तो अगर डिज़ाइन के हवाले से बात की जाए, तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन जो हैं, वो डिज़ाइन के मान लीजिए कि इंग्रीडिएंट्स हैं, जबकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन हैं, वो डिज़ाइन की रेसिपी है। दोस्तों, बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के हवाले से। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को डिज़ाइन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। यानी कि ये वो मटेरियल है जिससे डिज़ाइन की बुनियाद खड़ी होती है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो वाज़ेह होता है। दोस्तों, डिज़ाइन के अंदर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हैं, वो ये हैं: डॉट, लाइन, शेप, स्पेस, साइज़, कलर, टेक्सचर और वैल्यू। डॉट जो है, इसको सबसे पहला, फ़ोरमोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन के हवाले से जाना जाता है। अच्छा, डॉट्स की जब हम बात करते हैं डिज़ाइन के हवाले से, तो दोस्तों याद रखिएगा कि डिज़ाइन के हवाले से डॉट्स छोटे स्केल पे भी हो सकते हैं, बड़े स्केल पे भी हो सकते हैं। उनका साइज़ कुछ भी हो सकता है। वो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं, कलर्ड भी हो सकते हैं, थिक भी हो सकते हैं और थिन भी हो सकते हैं। इसी तरह से डॉट्स को लेके ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है सिमेट्री और एसिमेट्री का। दोस्तों, ये छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन डिज़ाइन के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। दोस्तों, जब डॉट्स एक ख़ास सीक्वेंस के अंदर आपस में एक-दूसरे से मिलते हैं और कोई विज़ुअल क्रिएट करते हैं, तो इसको हम डिज़ाइन के अंदर सिमेट्रिकल कंपोज़िशन कहते हैं। इसके बरक्स, जब डॉट्स आपस में रैंडमली मिलते हैं, यानी बगैर किसी सीक्वेंस के मिलते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से एक विजुअल तरतीब होता है, तो हम इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन। सेकंड एलिमेंट ऑफ डिजाइन जो कि है लाइन। दोस्तों, लाइन को भी डिजाइन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट की हैसियत से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि लाइन बेसिकली है क्या।
दोस्तों लाइन इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। माना यह जाता है कि जब एक डॉट एक जगह से मूव करता है और किसी दूसरी जगह पे जाके रुकता है, तो बेसिकली एक लाइन क्रिएट होती है। इसी तरह से लाइन को कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लाइन के हवाले से जो एक बात जहन में रखनी ज़रूरी है, वो ये है कि लाइन की अपनी एक लेंथ और एक अपनी डायरेक्शन हुआ करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि पेपर के ऊपर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करें। दोस्तों जब आप पेपर पे पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि लाइन को स्टार्ट करने से लेके लाइन को फिनिश करने तक, यानी कि उसके एंडिंग पॉइंट तक आपने पेपर के ऊपर एक ख़ास डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और इस डिस्टेंस की एक अपनी डायरेक्शन भी है और एक अपनी लेंथ भी है। अच्छा, ये देखने की कोशिश करते हैं कि डिज़ाइन के अंदर लाइन जो है वो बेसिकली हमें क्या फंक्शन मुहैया करती है। दोस्तों लाइन डिज़ाइन के अंदर डिवीजन देने के या डायरेक्शन देने के काम आती है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लाइन की एक अपनी डायरेक्शन भी हुआ करती है, लिहाजा इसे डिज़ाइंस के अंदर डायरेक्शन के तौर पे या डिवीजन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे न्यूज़पेपर को ही ले लीजिए। न्यूज़पेपर के अंदर हम सब जानते हैं कि कंटेंट टेक्स्ट की सूरत में दिया गया होता है, और अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे इस कंटेंट को, टेक्स्ट को लाइंस की मदद से डिवाइड किया जाता है। हेडिंग को सब हेडिंग से और सब हेडिंग को बाकी बॉडी टेक्स्ट से लाइंस की मदद से ही डिवाइड किया जाता है, अलग किया जाता है। अगर हम एक और मिसाल लें, दोस्तों डायरेक्शनल साइंस तो आप लोगों ने देखे होंगे। आप किसी भी इवेंट पे चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, आपको डायरेक्शनल साइंस रोड्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। ये डायरेक्शनल साइंस जो हैं आम तौर पे एरोस की मदद से बनाए गए होते हैं। और एरो क्या है? एरो भी बेसिकली लाइन की ही एक फॉर्म है। चलिए अब हम बात करते हैं लाइन की डिफरेंट टाइप्स के हवाले से। दोस्तों लाइन की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। लाइन के हवाले से जो एक बहुत आम तौर पे कंफ्यूजन पाई जाती है, वो कंफ्यूजन ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि लाइन सिर्फ स्ट्रेट ही हुआ करती है। जी नहीं, ऐसा कतई नहीं है। लाइन कर्व की सूरत में भी हो सकती है, लाइन इर्रेगुलर भी हो सकती है, लाइन डॉट्स की मदद से मिलकर बनी हुई यानी कि डॉटेड भी हो सकती है। इसी तरह से वेव्स की सूरत में भी लाइन क्रिएट की जा सकती है, और लाइन को जिगजैग की सूरत में भी बनाया जा सकता है। दोस्तों लाइन टू डायमेंशनल भी होती है, थ्री डायमेंशनल भी होती है, और अनसीन भी हो सकती है। टू डायमेंशनल लाइन को आप चारों तरफ से नहीं देख सकते, जबकि थ्री डायमेंशनल वो लाइन होगी जिसको आप चारों तरफ से देख सकें। अब बात रह गई अनसीन लाइन की। दोस्तों फर्ज कर लीजिए कि मैं यहां से चलना शुरू करूं और यहां पे आके ठहर जाऊं। अब ये मैंने वहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इस डिस्टेंस ने एक लाइन क्रिएट कर दी है। इसको हम अनसीन लाइन कहेंगे। इसी तरह से लाइन जो है वो पैरेलल भी होती है और परपेंडिकुलर भी होती है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आपस में किसी भी पॉइंट पे मिले ना, जबकि परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे से कंबाइन हो जाती हैं। दोस्तों अगर हम डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन को डिवाइड करें या इसकी कैटेगरीज बनाएं, तो लाइन वर्टिकल भी होती है, हॉरिजॉन्टल भी होती है, और डायगोनल भी होती है। दोस्तों डिजाइन के अंदर अगर आप कहीं पे स्ट्रेंथ या पावर को दिखाना चाहते हो तो आपको वर्टिकल लाइंस यूज करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको डिजाइन के अंदर कहीं भी रिलैक्सेशन, कंफर्ट या सूदिंग फीलिंग को देना हो, तो फिर आप वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइंस अपने डिजाइन के अंदर यूज कीजिए।
जिस तरह से अगर आप बीच के ऊपर चले जाएं, वहां पे जाके जब आप होराइजन लाइन को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो विजुअल है ये बहुत ही सूदिंग और कंफर्ट वाला विजुअल है। इसी तरह से जो डायगोनल लाइंस हैं उनको मूवमेंट या मोशन को दिखाने के लिए हम अपने डिजाइन्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अब हम जिस तीसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिजाइन की बात करेंगे वो है शेप। और जिस तरह से डॉट्स आपस में मिलकर लाइन क्रिएट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जब लाइंस आपस में कंबाइन होती हैं या मिलती हैं तो वो शेप्स को जन्म देती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से शेप्स 2D भी हुआ करती हैं और 3D भी। 2D या 2 डायमेंशनल शेप्स वो शेप्स होती हैं जिनको पेपर पे हम ड्रॉ करके देखते हैं या किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया जाए या बनाया जाए। इसके बरक्स 3D या 3 डायमेंशनल शेप्स वो शेप्स हुआ करती हैं दोस्तों जिनको हम चारों अतराफ से देख सकते हैं और उनका हर तरफ से मुशाहिदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दरख्त, पौधे, जानवर, स्कल्पचर्स और हम खुद इंसान, ये तमाम 3D शेप्स ही हैं। दोस्तों शेप्स को 3 तरीके से आम तौर पे हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम किसी भी शेप को जस्ट आउटलाइन या स्ट्रोक की सूरत में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी शेप को कोई भी कलर फिल करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम शेप को नेगेटिव स्पेस की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। शेप्स ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन बनाते हुए आपके डिज़ाइन में डेकोरेशन के काम भी आ सकती हैं। इसके अलावा मटेरियल या कंटेंट ऐड करने या बढ़ाने का काम भी दे सकती हैं। सबसे बेहतरीन काम जो शेप्स हमारे डिज़ाइन में करती हैं वो ये कि ये देखने वाले के लिए इंटरेस्टिंग एलिमेंट का काम करती हैं और हमारे डिज़ाइंस के अंदर इंटरेस्ट लेवल को बूस्ट कर देती हैं। दोस्तों इसके अलावा बाज़ औक़ात हम इन शेप्स को अपने डिज़ाइंस में सिंबल्स के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम शेप्स को टेक्सचर्स और पैटर्न्स बनाने के लिए भी काम में लाते हैं। दोस्तों आम तौर पे 3 किस्म की शेप्स हुआ करती हैं। नंबर 1 ज्योमेट्रिक शेप्स, नंबर 2 ऑर्गेनिक शेप्स और नंबर 3 एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरालेलोग्राम वगैरह, ये वो शेप्स हुआ करती हैं जिनको हम किसी भी 2D सरफेस के ऊपर जैसे कि पेपर वगैरह पे कंपास और रूलर की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है यानी कि ऑर्गेनिक शेप्स, ये वो शेप्स हैं जिनको हम किसी भी सरफेस पे फ्री हैंड तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं बगैर किसी रूलर वगैरह की मदद लिए। और ये वो शेप्स हुआ करती हैं जिनका ताल्लुक आम तौर पे हमारे इर्द गिर्द मौजूद नेचर से है। ऑर्गेनिक शेप्स के अंदर पत्ते, फूल, पौधे, दरख्त, इंसान, जानवर, ये तमाम चीज़ें आ जाया करती हैं। इसके अलावा एक तीसरी बहुत अहम जो टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। दोस्तों ये जो तीसरी टाइप है ये पहली 2 टाइप से मिलकर ही बना करती है, यानी कि ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक शेप से मिलकर ही एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बना करती हैं। जो 4 सबसे बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स हमारे पास हैं जैसे कि सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, जानने की कोशिश करते हैं कि इन चारों शेप्स की विजुअल डिज़ाइन के लिए क्या एप्लीकेशन हो सकती है या क्या विजुअल मीनिंग हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्रिकेट और फुटबॉल में यूज होने वाली बॉल हमेशा राउंड ही क्यों हुआ करती है? या गाड़ियों और बाइक्स में यूज होने वाले व्हील्स यानी कि टायर्स, वो भी हमेशा राउंड ही क्यों हुआ करते हैं? जी जनाब, इसका मकसद ये है कि राउंड चीज़ मूवमेंट या मोशन के काम आती है, इसीलिए ये तमाम चीज़ें हमेशा राउंड बनाई जाती हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जब हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे होंगे और हमें अगर अपने डिज़ाइन में मूवमेंट या मोशन की फील देनी होगी तो हम
सर्कुलर शेप्स का सहारा ले सकते हैं। इसी तरह से बात करते हैं ट्रायंगुलर शेप्स की। दोस्तों, रोड्स के ऊपर आप रोड साइंस देखते हैं, आप देखते हैं कि इन डिफरेंट रोड साइंस में एरो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। एरो एक शेप ही है जिसके एंड पे ट्रायंगुलर शेप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी इवेंट पे जाएं तो आप वहां पे डायरेक्शनल साइंस देखते हैं। ये डायरेक्शनल साइंस भी एरो की मदद से ही आपको किसी खास लोकेशन की तरफ डायरेक्ट करने का काम करते हैं। इनके अंदर भी ट्रायंगल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ज़रा सोच के बताइए कि इस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में ट्रायंगल जो शेप है इसका क्या विजुअल मीनिंग हुआ? जी, बिल्कुल सही। ट्रायंगल की जो शेप है ये डायरेक्शन देने के काम आती है। लिहाजा हमें पता चला कि अगर हमें डिज़ाइन बनाते हुए अपने डिज़ाइन के अंदर डायरेक्शन की सेंस देनी हो तो हम ट्रायंगुलर शेप्स का सहारा ले सकते हैं। चलें बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसका इस्तेमाल आप रोज़ाना उस वक्त करते हैं जब आप घर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, तकरीबन हम सभी लोग डेली रोड्स के ऊपर ट्रैवल करते हैं। आपको पता है कि रोड्स की विड्थ इतनी नहीं हुआ करती जितनी उनकी लेंथ हुआ करती है। ऐसा क्यों है? दरअसल रोड्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आप रोड्स को ऊपर से देखें तो एरियल व्यू में रोड रेक्टेंगल की शक्ल की दिखेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोड्स लेंथ या डायरेक्शन की सेंस देती हैं। लिहाजा अगर हमें अपने डिज़ाइन में कहीं भी लेंथ या डायरेक्शन को शो करना हो तो हम रेक्टेंगुलर शेप्स का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, आखिरी ज्योमेट्रिकल सिंपल शेप की बात करते हैं जो कि है स्क्वायर। कभी आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने घर नया नया शिफ्ट किया हो, आप उसके घर मेहमान जाएं और उसके घर में कार्टन्स पड़े हों। दोस्तों, उन कार्टन्स को दूर से देख के ही आपको ये एहसास होगा कि इनके अंदर कोई चीज़ मौजूद है, कोई वेट मौजूद है। बेशक वो खाली ही क्यों ना हो, लेकिन आपको बज़ाहिर देख के उनके अंदर वेट का एहसास होगा। उसकी वजह यह है कि उनकी जो शेप है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर जो शेप है ये हमेशा वेट या स्ट्रेंथ को शो करती है। लिहाजा जब हम डिज़ाइन बना रहे हों और हमें अपने डिज़ाइन के अंदर वेट या स्ट्रेंथ को शो करना हो तो हम स्क्वायर शेप्स का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब हम शेप्स को एक दूसरे से दूर या करीब मूव करके देखते हैं तो बेसिकली हम डिज़ाइन के ही एक प्रिंसिपल प्रॉक्सिमिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये जो प्रॉक्सिमिटी का अमल है ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर मैसेज को कन्वे करना आसान बनाती है। बेसिकली जब हम शेप्स को दूर या नज़दीक करते हैं तो उनके बीच में आपस में एक रिलेशन क्रिएट होता है। यही वो रिलेशन है जिसकी मदद से हम अपने डिज़ाइंस को देखने में अच्छा बना सकते हैं, ईजीली अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं और ऑडियंस को ग्रैब करके रख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर हम नज़र डालें डिफरेंट ब्रांड्स के लोगोस की तरफ, आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त डिफरेंट ब्रांड्स के लोगोस मौजूद हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो तमाम लोगोस हैं ये डिफरेंट किस्म की शेप से आपस में मिल के बने हैं और अब ये पूरा एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर बात की जाए लेटर्स की, चाहे कोई भी लेटर हो वो डिफरेंट ज्योमेट्रिक, ऑर्गेनिक या एब्स्ट्रैक्ट शेप से मिलके बनता है और उसका लैंग्वेज के अंदर एक अपना मीनिंग हुआ करता है। बिल्कुल इसी तरह से जब एक से ज़्यादा लेटर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो बेसिकली वो भी शेप्स ही आपस में कंबाइन हो रही होती हैं और एक वर्ड हमारे सामने विजुअल फॉर्म में आ जाता है जिसका कि एक नया मीनिंग हो सकता है। डॉट, लाइन और शेप के बाद हम जिस इम्पॉर्टेंट विजुअल एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का जिक्र करेंगे वो है साइज। हम ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर देखने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे आप एक ट्रायंगल को लें और ट्रायंगल की बड़े और छोटे साइज में डिफरेंट वेरिएशंस निकालें। आप ये देखेंगे कि विद इन दैट सेम शेप, शेप तो ट्रायंगल ही है
लेकिन आपको उनके साइज में वाज़े वेरिएशन यानी कि फ़र्क मालूम पड़ेगा। तो पता ये चला कि साइज को जांचने के लिए कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों, साइज ग्राफिक डिजाइन में करता क्या है? साइज ग्राफिक डिजाइन में अट्रैक्शन पैदा करता है। इसके अलावा चीजों को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, और इसके अलावा बाज़ औक़ात किसी भी चीज के फंक्शन को जस्टिफाई करता है। इसी तरह से अगर हम किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का ग्रुप फोटो खींचने की कोशिश करें, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? फोटोग्राफर सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करता है कि कम हाइट वाले लोग आगे की तरफ आ जाएं और ज़्यादा हाइट वाले लोग पीछे की तरफ चले जाएं। बेसिकली उस वक्त फोटोग्राफर कर क्या रहा है? वो साइज और हाइट के मुताबिक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को। तो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी साइज जो है वो अट्रैक्शन भी पैदा करता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करता है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल देखिए। गौर से कभी न्यूज़पेपर और मैगज़ीन को पढ़ने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन होती है यानी कि हेडलाइन, उसका साइज सबसे बड़ा होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इम्पॉर्टेंट जो टेक्स्ट होता है उसका साइज उससे कदरे कम होता है, और उसके बाद जो डिटेल टेक्स्ट होता है यानी कि बॉडी टेक्स्ट, उसका साइज इन दोनों से कम हुआ करता है। तो दोस्तों, बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर काम करते हुए हम साइज को बड़ा या छोटा करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मदद से, पिक्चर्स की मदद से या टेक्स्ट की मदद से अट्रैक्शन भी पैदा कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी लेआउट या अपनी कॉम्पोजिशन बनाते हैं, तो हमें ये फैसला लेना होता है कि हम चीज़ों को उनके किस साइज़ के अंदर इस्तेमाल करें। इस फैसले की बुनियाद पे हम अपने डिज़ाइन के अंदर ब्रेक भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को फिट इन भी कर सकते हैं, और इसी तरह डेप्थ या पर्सपेक्टिव भी बना सकते हैं। डॉट, लाइन, शेप और साइज के बाद जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है वो है स्पेस। दोस्तों, स्पेस एक ऐसा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है जिसको आम तौर पे बहुत इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये आपको जान के हैरत होगी कि ये उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। डिज़ाइन के अंदर स्पेस की बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन और अहमियत है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि स्पेस क्या है और ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इसकी किस तरह से इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, अगर स्पेस को डिफ़ाइन किया जाए तो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, उनके इर्द गिर्द मौजूद जो ओपन या एम्प्टी एरियाज हुआ करते हैं वो स्पेस होती है। दोस्तों, स्पेस का बहुत ही गहरा ताल्लुक शेप्स के साथ है। जब शेप्स आपस में एक दूसरे के साथ प्लेस होती हैं या एक दूसरे के साथ कंपोज होती हैं, तो बेसिकली स्पेस क्रिएट होती है। या अगर इसको वाइस वर्सा करके देख लिया जाए तो भी ठीक है कि बेसिकली स्पेस की मदद से या स्पेस की वजह से ही शेप्स जो हैं वो वजूद में आती हैं। दोस्तों, स्पेस के हवाले से एक डेली लाइफ की एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपकी गाड़ी में 4 लोगों के बैठने की जगह है और आपकी गाड़ी में ऑलरेडी 5 लोग बैठ चुके हैं। अब अगर मज़ीद एक बंदा आपकी गाड़ी में ऐड करने की कोशिश की जाए तो शायद बहुत ही मुश्किल से किसी तरह से तंग हो के वो एडजस्ट हो जाए। लेकिन अगर उसके बाद मज़ीद एक बंदा ऐड करने की कोशिश की जाएगी तो ये तकरीबन नामुमकिन होगा। दोस्तों, यही गलती हम लोग डिज़ाइन बनाते हुए आमतौर पे कर रहे होते हैं। हम अपने डिज़ाइन के अंदर इतने ज़्यादा एलिमेंट्स और इतनी ज़्यादा शेप्स डाल देते हैं कि हमारे डिज़ाइन के अंदर स्पेस रह ही नहीं जाती। ये इंतहाई गलत इक़दाम है। दोस्तों, याद रखें, आप जब भी डिज़ाइन बनाएं इस बात का ख़ास ख्याल रखें
कि आपके डिज़ाइन में एक ख़ास किस्म की स्पेस मौजूद होनी चाहिए। आम तौर पे हम ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर इसको ब्रीदिंग स्पेस भी कहते हैं, यानी कि वो स्पेस जिससे देखने वाले को थोड़ा सा खुलेपन का और स्पेस का एहसास हो। दोस्तों, स्पेस आम तौर पे दो किस्म की हुआ करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस। तो चलें देखते हैं कि पॉजिटिव स्पेस क्या है और नेगेटिव स्पेस क्या है। दोस्तों, आपको ये जान के इंतहाई हैरत होगी कि जब आप किसी पेपर पे कोई एक शेप ड्रॉ करते हैं तो दरअसल आपने उस पेपर पे एक शेप नहीं ड्रॉ की, बल्कि दर हकीकत दो शेप्स ड्रॉ की हैं। एक वो शेप जो आपने स्ट्रोक की मदद से या अपनी पेंसिल की लाइन की मदद से ड्रॉ की, और एक उसके इर्द गिर्द की जो स्पेस पहले से मौजूद थी उसने भी एक शेप की शक्ल अख्तियार कर ली। तो इस तरह से आपके पेपर के ऊपर एक शेप बनाने से दरअसल दो शेप्स बन जाती हैं। या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जब आप किसी एक पेपर पे कोई एक शेप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप ना सिर्फ उस पेपर या शीट पे एक एरिया ऐड कर रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक ख़ास एरिया सबट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। ये जो एरिया आप ऐड कर रहे हैं ये है पॉजिटिव स्पेस, और ये जो एरिया सबट्रैक्ट हो रहा है ये है नेगेटिव स्पेस। दोस्तों, जब हम कोई स्पेस ड्रॉ करते हैं और उसके बीच में कलर फिल करते हैं तब हमें एक्चुअली पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस के बारे में ठीक तरह से अंदाज़ा होता है। दोस्तों, इसके अलावा स्पेस लाइन और शेप की तरह 2D भी होती है और 3D भी होती है। बिल्कुल जिस तरह से लाइन और शेप के साथ मामला था, बिल्कुल इसी तरह से स्पेस के साथ भी मामला है। जो स्पेस फ्लैट स्पेस हो और उसको चारों तरफ से देखा या महसूस ना किया जा सके वो 2 डायमेंशनल स्पेस कहलाएगी। इसके बरक्स ऐसी स्पेस जिसको चारों तरफ से देखा या महसूस किया जा सके वो 3 डायमेंशनल स्पेस कहलाएगी। अच्छा, बाज़ औक़ात आपने कुछ ऐसे विजुअल्स इंटरनेट वगैरह पे देख रखे होंगे जिनके अंदर कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनाई तो किसी फ्लैट सरफेस पे होती है, लेकिन देखने से वो 3D का तासुर देती है। दोस्तों, इसको इल्यूजन ऑफ 3D स्पेस कहा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम 2D सरफेस के ऊपर 3D की इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे इसमें शेडिंग और पर्सपेक्टिव की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं जिनकी मदद से एक 2D सरफेस को 3D स्पेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे से डिज़ाइन और बिलखुसूस ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर एक आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट बहुत ज़्यादा फॉलो की जा रही है जिसको आम तौर पे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। ये आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ मशहूर है बल्कि पूरी दुनिया के आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स इसको अपने फनपारों में और अपने डिज़ाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मिनिमलिज्म है क्या? मिनिमलिज्म एक ऐसी मूवमेंट है, एक ऐसी तहरीक है जिसके अंदर आर्टिस्ट या डिज़ाइनर बहुत कम शेप्स को यूज़ करके अपनी बात, अपना एक्सप्रेशन या अपना फंक्शन बयान करने की कोशिश करते हैं। अगर आप फेडेक्स के इस लोगो को देखें तो इस लोगो के अंदर एक ख़ास एरो की शक्ल आपको नज़र आएगी जो कि एक्चुअली पॉजिटिव स्पेस में नहीं है, बल्कि ई और एक्स के दरमियान जो नेगेटिव स्पेस आपको नज़र आती है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि दरअसल ये नेगेटिव स्पेस एक एरो बना रही है। और इस लोगो के अंदर एरो जो है ये डायरेक्शन और डिलीवरी को शो करता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फेडेक्स जो है वो एक कार्गो कंपनी है। इसी तरह से अगर हम इस मूवी पोस्टर की तरफ देखें तो हमें बज़ाहिर तो इस पोस्टर के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर नज़र आता है, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो आपको एक्चुअली इस पोस्टर के अंदर दो कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। एक कैरेक्टर तो वो है जो पॉजिटिव स्पेस के अंदर फिल करके क्रिएट किया गया है और बहुत ही साफ जाहिर है, जबकि दूसरा कैरेक्टर वो है जो कि नेगेटिव स्पेस में मौजूद है
और ये भी इसी मूवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दोस्तों इसी तरह से अगर आप आजकल न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स के डिज़ाइंस देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आजकल न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर नेगेटिव स्पेस का ख़ास एहतमाम किया जाता है, जिसकी मदद से होता यह है कि इमेजेस और टेक्स्ट आपस में कोरिलेट भी करते हैं और एक दूसरे की जो उनकी अपनी अफादियत है वो भी महफूज रहती है। इसी तरह से वेबसाइट्स भी आजकल कुछ इस किस्म की डिज़ाइन की जा रही हैं कि नेगेटिव स्पेस का उनके अंदर काफ़ी ख़ास ख्याल रखा जाता है और नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस को बहुत ही बैलेंस्ड अंदाज में इस्तेमाल करते हुए इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि देखने वाले को एक अच्छे डिज़ाइन का एहसास हो।